आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, महारानी सुदर्शन राजकीय कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। कल हमने प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में, संस्कृत में प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि प्रथम प्रश्न पत्र में विधि है, पहले 10 प्रश्न ऐसे होंगे 2-2 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, फिर वो 50 शब्दों में लिखने, फिर 5 प्रश्न होंगे 8-8 अंकों के, वे 200 शब्दों में लिखने हैं, और फिर 2 प्रश्न होंगे 500-500 शब्दों में उनके उत्तर लिखने हैं, वे होंगे 20-20 अंकों के। तो 10 दूना 20 प्रथम भाग में, और 8 पंचे 40 द्वितीय भाग में, और 20 दूना 40 तृतीय भाग में। तो कुल मिलाकर 20, 40, 60 और 40 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। यह तो हुआ परीक्षा की दृष्टि से। अब इसका पाठ्यक्रम क्या है? तो पाठ्यक्रम में जैसे कि प्रथम प्रश्न पत्र में 5 भाग 5 इकाइयाँ थी, उसी तरह से इसमें भी 5 इकाइयाँ हैं। प्रथम इकाई है वैदिक साहित्य, जिसमें ऋक् सूक्त संग्रह, ऋक् सूक्त संग्रह को पढ़ना है अपने को। ऋक् सूक्त संग्रह क्या हुआ? ऋग्वेद के सूक्तों का संग्रह है। कौन कौन से सूक्त हैं? अग्नि है, वरुण है, सूर्य है, विष्णु है, इंद्र है, प्रजापति है, संज्ञान सूक्त है। सूक्त क्या होते हैं? तो कुछ मंत्रों के संग्रह होते हैं। तो जैसे अग्नि के मंत्रों का संग्रह होगा, वरुण के मंत्रों का संग्रह होगा, सूर्य के मंत्रों का संग्रह होगा, विष्णु के मंत्रों का संग्रह होगा, इंद्र के मंत्रों का संग्रह होगा, प्रजापति के मंत्रों का संग्रह होगा, और संज्ञान के मंत्रों का संग्रह होगा। तो इन मंत्रों से बने हुए सूक्तों का अनुशीलन हमको करना है, अध्ययन करना है, पारायण करना है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अग्नि में अग्नि के बारे में होगा वर्णन, अग्नि की प्रशंसा में होगा, वरुण की प्रशंसा में होगा वरुण सूक्त में, इसी तरह से सूर्य की प्रशंसा में, विष्णु की प्रशंसा में, इंद्र की प्रशंसा में, प्रजापति की प्रशंसा में। इसके बाद दूसरी इकाई होगी, और वह है यजुर्वेद का जो हिस्सा है उपनिषद वाला, ईशोपनिषद। ईशोपनिषद, उसके 18 मंत्र हैं, छोटा सा ही है ग्रंथ, छोटी सी उपनिषद है। उसके 18 मंत्रों का पारायण हमको करना है, और उसी में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न और विषयनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद तीसरी इकाई है शुकनासोपदेश। शुकनासोपदेश कादम्बरी नामक ग्रंथ से, जो बाणभट्ट ने लिखा है, उससे लिया गया है। इसमें जो शुकनास मंत्री है वह चंद्रापीठ नामक राजकुमार को उपदेश देता है, और इसी से यह शुकनासोपदेश कहलाता है। ये गद्य संग्रह, गद्य भाग है। ये बाणभट्ट की सबसे प्रसिद्ध रचना है कादम्बरी, उसमें से लिया गया है शुकनासोपदेश। तो तीसरे भाग में आपको, तीसरी इकाई में यह पढ़ना है। चौथी इकाई जो है वह व्याकरण की होगी। इसमें 2 हिस्से हैं। एक तो वाच्य परिवर्तन करना है। वाच्य परिवर्तन 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसमें से कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य को भाववाच्य में, और भाववाच्य को कर्तृवाच्य में, ऐसा परिवर्तन करना होता है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। तो यह सब जब हम उस पर, जब उसको पढ़ने लगेंगे तब समझेंगे। अभी आप इतना समझें कि वाच्य का परिवर्तन करना होता है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि मैं आम खाता हूँ और मेरे द्वारा आम खाया जाता है, तो अहम आम्रम खादामि और मया आम्रम खाद्यते, तो दोनों अंतर है। तो अहम आम्रम खादामि कर्तृवाच्य है, और मया आम्रम खाद्यते कर्मवाच्य है। तो दोनों में अंतर है। तो ये अंतर किस प्रकार होता है, इसको ही समझना है। तो जब हम उसका अध्ययन करेंगे, तब इसको अच्छी तरह से समझेंगे। और इसके बाद है समास का ज्ञान। समास हम सब ने हिंदी में, संस्कृत में पढ़ा होगा। कई शब्दों को मिलाकर जब एक शब्द बना देते हैं,
तब उसको समास कहते हैं। तो समास में हमको कुछ सूत्र दिए हुए हैं, जैसे ससुपा अव्ययम विभक्ति नदीभिश्च। तो इस तरह के जो सूत्र दिए हुए हैं वो सिलेबस मैंने आपको भेजा हुआ है, उसमें देखिएगा। तो इस तरह के सूत्रों को देखकर हमको समास का परिचय प्राप्त करना है। उदाहरण जो है वह उसी से देखना है, सूत्रों को देखना है और उसका उदाहरण देखना है। अव्ययी भाव समास जो होगा वो कैसा होगा, केवल समास कैसा होगा, तत्पुरुष समास कैसा होगा, द्वंद्व और द्विगु समास कैसे होंगे। इस तरह से इनको अलग अलग सूत्रों के माध्यम से समझना होता है। इसके बाद आता है कारक प्रकरण। कारक जिसको विभक्ति कहते हैं हम संस्कृत में, इसका प्रकरण है। तो ये कारक प्रकरण में प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, और वैसे तो संबोधन को प्रथमा में ही गिना जाता है, लेकिन फिर भी संबोधन का भी कुछ नियम है, वह भी देख लेंगे। तो इस प्रकार से आपको, जैसे हाँ कारक को थोड़ा और समझते हैं कि कारक में 29 सूत्र दिए गए हैं कि किन कारक, क्यों प्रथमा लगेगी, क्यों द्वितीया लगेगी, क्यों तृतीया लगेगी, क्यों चतुर्थी लगेगी, क्यों पंचमी लगेगी। इस तरह से कुल मिलाकर 29 सूत्र दिए हुए हैं, जिसमें आपने सातों विभक्तियाँ पढ़नी है। तो ये हो गई 5 इकाइयाँ पाठ्यक्रम के अनुसार। अब आप प्रश्न पत्र की दृष्टि से देखें तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 10 पहले जो 10 प्रश्न होंगे उसमें विकल्प नहीं होगा, 10 के 10 प्रश्न करने हैं आपने, और 2-2 अंकों के होंगे तो 20 अंक हो गए। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे हो सकता है? जैसे ये हो सकता है कि अग्नि सूक्त के दृष्टा ऋषि का नाम बताएं, अग्नि सूक्त में कौन सा छंद है, वरुण सूक्त के दृष्टा ऋषि का नाम बताएं, सूर्य सूक्त के दृष्टा ऋषि का नाम बताएं। इस तरह से हो सकता है। या ये ऐसे आ सकता है कि अमुक ऋषि ने कौन सा सूक्त लिखा है, तो 50 शब्दों में है, तो जैसे विश्वामित्र ने अग्नि सूक्त लिखा तो उसमें यह लिख देंगे। अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग सूक्त लिखे हैं, तो उन सब के नाम याद करने होंगे, छंद याद करने होंगे, कौन से देवता हैं। तो कई बार मज़े की बात होती है, विष्णु में कौन से देवता हैं, तो विष्णु है। इंद्र सूक्त में कौन से देवता हैं, इंद्र हैं। संज्ञान सूक्त में कौन से देवता, तो संज्ञान है। तो लेकिन ऐसा प्रश्न तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको 3 बातें आपने याद रखनी है। यदि अग्नि सूक्त है तो देवता अग्नि है, उसका छंद क्या है और उसके ऋषि का नाम क्या है। इतनी 3 चीज़ें याद करनी और फिर उनके अर्थ का पारायण करना है। यही वस्तुनिष्ठ प्रश्न हुआ। अब जैसे दूसरा ईशोपनिषद, ईशोपनिषद में धन के बारे में क्या कहा गया, धन के किस ईशोपनिषद में धन किसका कहा गया, तो ईश का कहा गया है, तो ईश का, इसे छोटा सा उत्तर हो गया। जो शुकनासोपदेश में जैसे शुकनास को ने किसको उपदेश दिया, तो चंद्रापीठ को उपदेश दिया, ये छोटा सा उत्तर हो गया। वाच्य में तो छोटा कोई प्रश्न होना नहीं चाहिए, लेकिन समास में आ सकता है। केवल समास का कोई एक उदाहरण दे, तो भूतपूर्वम हो गया, भूतपूर्व तो हो गया वो केवल समास का उदाहरण। कारक प्रकरण में ये जो है सूर्याय नमः, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्च, इससे जो नमः है, तो नमः होने पर कौन सी विभक्ति होती है, तो चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2-2 अंकों के बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं और बड़ा ही उसका उत्तर भी बड़ा सरल होता है। इसके बाद जो 8 अंकों के 5 प्रश्न होंगे, वे होंगे जैसे ऋक् सूक्त संग्रह पढ़ा तो अग्नि सूक्त का कोई मंत्र दे दिया गया, इसकी व्याख्या करें। ईशोपनिषद का कोई मंत्र दे दिया गया कि इसकी व्याख्या करें।
शुकनाशोपदेश का एक अनुच्छेद दे दिया गया छोटा सा कि इसका अर्थ सहित इसकी व्याख्या करें। चूँकि गद्य है तो इसमें अनुच्छेद होगा, पैराग्राफ जिसको कहते हैं। वाच्य दे दिए गए, 2 वाच्य दे दिए गए कि इनको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलें, तो वो हो गया। समास का कोई एक सूत्र दे दिया गया कि इसकी व्याख्या करें, नदीभीष्ट सूत्र की व्याख्या करें। तो इस तरह से इसमें जो 200 शब्दों में आप उत्तर दे सकती हैं। तो इस तरह से 8 अंकों के ये 5 प्रश्न होंगे। अब आ जाइए, जो तीसरा भाग है वह है जिसको विषयनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। बड़े बड़े उत्तर जिसमें होता है, जिसमें आपकी सोच झलकती है, आपका विचार झलकता है। वह 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपने। तो जैसे इसमें यह आ सकता है कि इंद्र के बारे में वर्णन करें, तो इसमें आपने इंद्र के बारे में पूरा वर्णन करना होगा, सभी मंत्रों के बारे में कुछ ना कुछ लिखना होगा, या अग्नि के बारे में लिखें, या विष्णु के बारे में लिखें, या ईशोपनिषद का सारांश लिखें, या शुकनाशोपदेश में लक्ष्मी का वर्णन करें, राजा का वर्णन करें, गुरु के उपदेशों का वर्णन करें। इस तरह से कुल मिलाकर 4 प्रश्न होंगे, जिनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर आपने करने। पहले फिर से समझिए इसको, पहले जो 10 प्रश्न होंगे उसमें कोई विकल्प नहीं, वो 10 प्रश्न होंगे 2-2 अंकों के 20। ये जो 8-8 अंकों वाले हैं, ये 7 प्रश्न होंगे, इनमें से 5 आपने करने हैं। तो 8 पंचे 40, 20 और 40 60। और ये जो 20-20 अंकों वाले हैं, ये 4 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपने 2 के उत्तर देने हैं। तो कितने हो गए? 20 दूना 40, तो 100 अंकों का इस तरह से विभाजन होगा। तो चूँकि पहले जो 10 प्रश्न हैं उसमें विकल्प नहीं है, इसलिए वो बड़ी सावधानी से आपने करना है। जो छूट जाएगा वो नंबर नहीं मिलेगा आपको। लेकिन दूसरा भाग और तीसरा भाग जो है उसमें विकल्प है। 7 में से 5 करने हैं तो थोड़ी सुविधा रहेगी आपको, और 4 में से तीसरा भाग 4 में से 2 करने हैं तो वो भी आपको सुविधा रहेगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, प्रश्नों का हल कर सकते हैं। अब ये रहे कि हमें जो पढ़ना है, तो प्रथम प्रश्न पत्र कल जैसे बताया गया था आपको, और द्वितीय प्रश्न पत्र 3 दिन हम प्रयास करें कि 3 दिन हम प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ें और 3 दिन द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ें। इस संबंध में आपको वीडियो तो जाएगा ही मेरा, और कुछ लिखा हुआ भी आएगा PDF में। तो दोनों चीज़ों को देखना है और मिलाना है। जो आपको मैं वीडियो पर व्याख्यान भेजूंगा वही कागज़ पर लिखा हुआ आएगा, तो आप दोनों उसको मिलाकर समझेंगे तो अच्छा रहेगा। उसमें जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है प्रथम प्रश्न पत्र में, आपने देखा होगा। तो इसको ऐसा कर लेते हैं कि सोम, मंगल और बुध ये तो रख लेते हैं प्रथम प्रश्न पत्र, और गुरु, शुक्र और शनि रख लेते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र। तो कल जैसे गुरुवार है तो द्वितीय प्रश्न है, तो वैदिक साहित्य के बारे में हम प्रारंभ करेंगे। तो आप लोगों के पास यदि पुस्तक है वैदिक साहित्य के बारे में, विश्वनाथ शर्मा या डॉक्टर श्री कृष्ण ओझा, इनकी पुस्तकें हैं वैदिक ऋक् सूक्त संग्रह के बारे में, और भी किसी की भी हो तो चल जाएगी। तो वो आप ऋक् सूक्त संग्रह की पुस्तक यदि रखेंगे साथ में तो बहुत बढ़िया, आपको आसानी से वो समझ में आएगी बात। और नहीं तो मैं अपनी ओर से बोलूँगा भी और लिख कर भेजूँगा भी, तो उसको मिलाकर देखने समझने का प्रयास करिएगा। जो प्रश्न पत्र हैं, जो प्रश्न आपको परीक्षा में प्रश्न आएगा, तो उसमें संभवतः मैंने बता दिया कि पहले जो 10 प्रश्न हैं वो 50 शब्दों में करने हैं, दूसरे जो हैं वो 200 शब्दों में करने, ये शायद मैंने बताया नहीं था, और तीसरे जो हैं वो 500 शब्दों में करने। तो प्रयास ये रहना चाहिए कि
जैसे 500 शब्दों में है तो 500 के अंदर अंदर ही आपका उत्तर हो जाए। 500 से ज़्यादा नहीं, 200 है तो 200 के अंदर अंदर ही आपका उत्तर हो जाए, 50 है तो 50 के अंदर अंदर ही आपका उत्तर हो जाए। इस तरह से आज हमने अपने द्वितीय वर्ष संस्कृत के BA द्वितीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम का पारायण किया। कल से हम ऋक् सूक्त संग्रह का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। कल मैं थोड़ा सा केवल परिचय दूंगा ऋक् सूक्त संग्रह में क्या क्या कौन कौन से सूक्त हैं, और उसके बाद फिर हम परसों से बिल्कुल सूक्तों के क्रमानुसार उसका पारायण करेंगे। धन्यवाद।